नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसने प्राचीन भारत में व्यापार और संस्कृति को एक नई ही ऊंचाई दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शक्तिशाली कुषाण वंश की, जिसने मध्य और दक्षिण एशिया में पार्थियनों के बाद अपना झंडा गाड़ा। लेकिन देखिए, इतने बड़े साम्राज्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि हम सीधे इसके सबसे महान राजा की कहानी से ही शुरू करें। इससे हम इस साम्राज्य के दिल तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर ये कुषाण थे कौन? अच्छा, तो कुषाणों को यूची भी कहा जाता था। ये बेसिकली मध्य एशिया के कई घुमंतु कबीलों का एक ग्रुप थे, जिन्होंने उस समय की एक बड़ी ताकत पार्थियनों को हराकर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। तो सवाल उठता है कि इस उभरते हुए महान साम्राज्य का सबसे महान राजा कौन था? और वो नाम है कनिष्क का। जी हाँ, इतिहास उन्हें सभी कुषाण राजाओं में सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान मानता है। तो आज की हमारी पूरी कहानी ना उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि इस राजवंश की शुरुआत हुई कैसे। मतलब कनिष्क और कुषाण सत्ता के शिखर तक आखिर पहुंचे कैसे। ये देखिए, यहाँ सत्ता तक पहुंचने का पूरा रास्ता साफ दिखता है। कहानी शुरू होती है उन बिखरे हुए यूची कबीलों से। फिर आते हैं कुजुल कटफिसिस, यानी कटफिसिस प्रथम, जिन्होंने इन सब कबीलों को एक किया और पहले राजवंश की नींव डाली। उनके बाद आए उनके बेटे विम कटफिसिस, जिन्होंने इस विरासत को और बढ़ाया। और फिर आखिर में सत्ता की बागडोर आई महान कनिष्क के हाथों में। अब जरा ये देखिए कि इन दोनों शुरुआती राजाओं ने साम्राज्य को कितना मजबूत बनाया। कटफिसिस प्रथम ने हिंदुकुश के दक्षिण में सिक्के चलाए, जो अपना दबदबा दिखाने का एक तरीका था। लेकिन उनके बेटे विम कटफिसिस तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने भारी तादाद में सोने के सिक्के जारी किए। ये सिर्फ उनकी दौलत नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि उन्होंने साम्राज्य की नींव को कितना कितना पक्का कर दिया था। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारी कहानी के मेन हीरो कनिष्क पर और जानते हैं उनके दौर की उन बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बारे में, जिन्होंने इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। कनिष्क का साम्राज्य कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत विशाल था। ऊपरी भारत से लेकर निचली सिंधु घाटी तक फैला हुआ। और उनकी राजधानियां भी दो थीं। एक जो मेन कैपिटल थी वो थी पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं, और दूसरी थी मथुरा। और कमाल की बात यह है कि उन्हीं के टाइम में तक्षशिला और मथुरा आर्ट और कल्चर के बड़े सेंटर्स बनकर उभरे। देखिए, इतिहास में कनिष्क को याद करने की दो बहुत बड़ी वजह हैं और दोनों ही कमाल की हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहली वजह है ये साल 78 एडी। इसी साल उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, जिसे हम शक संवत कहते हैं। और मजे की बात जानते हैं क्या है? यही शक संवत आज भी हमारी भारत सरकार के ऑफिशियल कैलेंडर का हिस्सा है। सोचिए जरा। और दूसरी बड़ी वजह थी बौद्ध धर्म के लिए उनका जुनून। उन्होंने सिर्फ इस धर्म को अपनाया नहीं, बल्कि पूरे दिल से इसे सपोर्ट किया और दूर दूर तक फैलाने में मदद की। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, उन्होंने वाकई में काम करके दिखाया। एक विद्वान थे पार्श्वक। उनकी सलाह पर कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति मतलब एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की। ये सभा हुई कश्मीर के कुंडलवन में और इसने बौद्ध धर्म के इतिहास पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। यहीं पर कई जरूरी सिद्धांतों को आखिरी रूप दिया गया था। अब बात करते हैं कनिष्क की उस लेगेसी की, उस विरासत की जो बड़े बड़े साम्राज्यों से भी ज्यादा टिकती है। और वो है ज्ञान और विज्ञान को दिया गया उनका सपोर्ट। पता है, कनिष्क का दरबार सिर्फ योद्धाओं और सेनापतियों से नहीं भरा था, बल्कि वहां तो बड़े बड़े विद्वानों का जमावड़ा था। पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन। सोचिए कैसे कैसे महान विचारक उनके दरबार की शान थे। ये दिखाता है कि उस दौर का माहौल कितना इंटेलेक्चुअल रहा होगा। तो इन्हीं महान विद्वानों में से एक थे चरक, जिन्हें कनिष्क का पूरा पूरा सपोर्ट हासिल था। उन्होंने चरक संहिता जैसा ग्रंथ लिखा, जो आज भी आयुर्वेद की सबसे जरूरी किताबों में से एक माना जाता है। मतलब कनिष्क का शासन सीधे सीधे हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की नींव से जुड़ जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और महान चिकित्सक थे सुश्रुत, वो भी कनिष्क के ही दौर के थे। उन्होंने लिखी सुश्रुत संहिता, जो मेडिसिन और खासकर सर्जरी का एक और फाउंडेशनल टेक्स्ट है।
तो इससे क्या पता चलता है कि वो दौर सिर्फ धर्म और कला का नहीं था, बल्कि साइंटिफिक सोच और तरक्की का भी था। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि किसी शासक की असली विरासत क्या होती है? वो विशाल साम्राज्य जो वो बनाता है, या फिर वो नए विचार और वो ज्ञान जिसे वो आगे बढ़ाता है? कनिष्क की कहानी हमें इन दोनों ही बातों पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है।